हेलो बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा टेस्ट नंबर 12 है उसका एनालिसिस करते हैं। बेटा हम लोग समझते हैं इसमें क्या हम लोग सही कर सकते थे, कौन से क्वेश्चंस जो है हमसे छूट गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा? अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope। ठीक है बेटा, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, उसमें ये क्या होता है, अपना ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसको क्या करते हैं, लार्ज अपर्चर लेते हैं। अपर्चर क्या होता है? जो मैक्सिमम ओपनिंग होती है ना, उसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। ठीक है, जहां से लाइट एंटर करती है, जैसे अपनी आंख है ना, ये मैंने अपर्चर बेटा बढ़ा दिया और ये अपर्चर कम कर दिया। ठीक है, ये अपर्चर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये ज्यादा क्यों होना चाहिए, सिंस a large aperture contributes to quality and visibility of the images। बेटा ज्यादा लाइट जाएगी, है ना, तो ज्यादा लाइट जाने से क्या होगा, ज्यादा विजिबिलिटी होगी, क्वालिटी ऑफ द इमेज विल बी राइट। ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। A large area of the objective ensures better light gathering power। ज्यादा लाइट जाएगी बेटा, है ना, तो क्या होगा, गैदरिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी करेक्ट बात बोल रहे हैं। A large aperture provides a better resolution। resolution शब्द का मतलब हमें पता है ना, दो पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, अगर सही से देख सकते हैं तो क्या है, रिजॉल्व अच्छे किया है। ज्यादा लाइट रहेगी तो ये भी, तो बेटा सबके सब सही हो रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? टिक फाइनली कौन से पे टिक लगा दूंगा बेटा? डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सारे ये सारी चीजें होती है जब आपका अपर्चर क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर carries current I uniformly distributed across its cross section। The variation of magnetic field B due to cable of resistance R, cable of distance R from axis of the cable S। ठीक है, तो यहाँ पे जो B होता है ना, वो होता है बेटा आपके पास में म्यू नॉट I R बाई आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई, अच्छा 2 पाई भी आएगा, और ये फॉर्मूला आपका हो गया करेक्ट। ठीक, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का आर डिस्टेंस, राइट। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये इनसाइड है, वायर के इनसाइड ये होता है। तो अगर हम इनसाइड है तो आप देखिए ये आर जो है ना, ये वाला आर, ये तो रेडियस है उसका, वायर का, तो ये चेंज नहीं होगा बेटा। चेंज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये आर चेंज होगा, इतना पूरा क्या है, कांस्टेंट है। सो बी इनसाइड क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसका मतलब इनसाइड क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो आइदर या फिर ये है या फिर ये है इनसाइड। ये दोनों तो कट हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या है, कर्व है ना बेटा, क्या है, कर्व है। तो अब आप ये देखो कि अगर अब हम क्या करेंगे, रेडियस के बराबर पहुंच गए, मतलब ऑन द सरफेस, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास में म्यू नॉट आई। ठीक है, स्मॉल आर के जगह के अब क्या रहेंगे, कैपिटल आर, और यहाँ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप एक आर से एक आर कट कर दो, है ना, करेंगे कट, तो बचा क्या, इतना पार्ट तो हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो इसका मतलब म्यू नॉट क्या हो गया, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r टाइप का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हाइपरबोला। तो यहाँ से जो है ये इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर हो गया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, बी हो जाता है। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ स्प्रिंग is stretched by 5 सेंटीमीटर a force of, ठीक है, सो stretched by मतलब कि स्प्रिंग है ना, तो एक्स मतलब 5 सेंटीमीटर लिख लो। फोर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 10 न्यूटन में हो गया। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन, अगर मास का वैल्यू कितना है, 2 kg है ना, निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना। सो टाइम पीरियड का आप कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले एक काम करो ना, यहाँ से के निकाल लो। एफ क्या होता है, एफ क्या होता है बेटा, के एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप के निकाल लीजिए, एफ बाई एक्स के फॉर्म में। ठीक है, एफ क्या है, 10 न्यूटन, एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, 5। अच्छा 5 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे, है ना, 100 से।
k का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना, न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। अब टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, सो ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो इसको आप प्लेस करो, 2 पाई अंडर रूट m का वैल्यू कितना है 2, k का वैल्यू क्या है बेटा 200, कितना हो गया 1/100 हो गया, है ना, 1/100 रूट में बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई बटे 10, अरे बोलो, ठीक है। सो 2 इंटू पाई 3.14 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 2 5 जा 10 मत कर देना, ठीक है ना, इसको आप ऐसे करो ना, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो, 6.28 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 0.628 क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन दिख गया, ठीक है। पूरा सॉल्व किया बेटा मैंने आपको समझाने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया आपका थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ की ओर बढ़ते हुए, फोर्थ है क्वेश्चन हमारा, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। आ गया ये रहा 15। ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी ऐसे करा करो, 60 मीटर 15 मीटर kg पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टरबाइन, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 10%, द इनपुट एनर्जी हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, और जी का वैल्यू कितना दिया आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो पावर होता है हमारे पास में एनर्जी बाय टाइम टेकन, है ना, ये फॉर्मूला तो होता ही है। अच्छा ये आपको टरबाइन दिख रहा है बेटा, टरबाइन होता क्या है, ऐसे टरबाइन होता है ना, इस तरीके से इसके कुछ विंग्स होते हैं और पानी इस पे गिरता है घूमता है, राइट। मुझे ये जब पानी है इस तरह बनाना चाहिए, है ना, तो ऐसे घूमता है बेटा, पानी ऊपर से आएगा कुछ हाइट से आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया एम जी और एच डिवाइडेड बाई टाइम टी, 10% लूज कर दिया 100 में से, कितना बचा 90%, तो जितना आया उसका क्या 90%, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका क्या बन गया, ये आपका मेन फॉर्मूला बन गया, P इक्वल्स टू एम जी एच बाई टी इंटू 90/100, राइट। सो यहाँ पे आप इसको प्लेस करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो समझ ना कि क्या क्या कैसे प्लेस करना है, देखिए अब यहाँ पे बेटा एम जी एच बाई टी, टाइम का कुछ ऐसा स्पेसिफिक देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एम बाई टी जो है ना वही तो है के जी पर सेकेंड, एम बाई टी के जी पर सेकेंड, तो वो कितना हो गया बेटा 15, है ना, ये दिया हुआ ये रहा, है ना। जी का वैल्यू देखो 10, ये ना 10 रख दो, एच हाइट कितने ऊपर से गिर रहा है 60, और ये एक 0 से एक हटा दो तो 90/10, 10 से 10 चला गया, है ना। इसको बेटा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 9 6 54 0, है ना, 15 इंटू 54 27, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 1 और 1, 5 6 7 8, करेक्ट, है ना, 810। अब यहाँ एक 0 था तो मैंने यहाँ एक 0 लगाया, तो यहाँ एक 0 लगा दिया, बोलो कितना आया बेटा 8100, किस में वॉट में, ठीक। इसको मैं डिवाइड करूंगा, 1000 से आएगा ना, 1000 से डिवाइड करो किलोवाट में, तो ये 8.1 किलोवाट आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है, ध्यान से देखो क्या ऑप्शन में है, 8.1 बेटा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, चलिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, बताइए भाई कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर, एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत, acquire a dipole moment only when magnetic field is absent, ये भी गलत, having a permanent, ये छोड़ो, having zero dipole moment, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बड़ा इसका सी आंसर हो जाएगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स का। 6th क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है। जेनर डायट हमने पढ़ा है रिवर्स बाइस में,
यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये बात सही है, जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस पे ही यूज करते हैं, ठीक है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन, बेटा ये थोड़ा सा ना गलत हो गया है, ये नहीं होगा, मतलब बी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का जहां तक मुझे याद है 0.7 तक होता है सिलिकॉन का वोल्ट में, है ना, और जर्मेनियम का कुछ तो भी 0.3 वोल्ट के आसपास होता है। इसका मतलब ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी, बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर C, रेजिस्टर R, इन सब के कैपेसिटेंस, इन सब के पोटेंशियल डिफरेंस देखिए 40, 10, 40 सब दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? ये 40, 10 और 40 यहाँ भी दिया हुआ है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू LCR सीरीज सर्किट एस, करंट का वैल्यू दे दिया, ठीक, किसका वैल्यू दे दिया? करंट का वैल्यू दे दिया। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है? इम्पीडेंस। क्या पूछ रहा है? इम्पीडेंस पूछ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इम्पीडेंस को निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे जो है जगह की कमी है, कोई बात नहीं। सो Z क्या होगा? V होता क्या है? IR होता है, ठीक है। इस R को ही हम लोग Z लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा V कौन सा वाला? RMS वाला, और I RMS वाला, ये देगा आपको करंट, ठीक है। ये Z क्या है? हमारा इम्पीडेंस है। तो बेटा अब ये जो VRMS है, इस VRMS को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। क्या लिख दूं? तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, अंडर रूट V ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस। बेटा आगे क्या करना चाहिए हमें? इसका कैपेसिटर और इंडक्टर का, इसमें हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, VL माइनस VC का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, करेक्ट। इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना? R का वैल्यू कितना अपना? 40, ठीक है। अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 40 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ठीक है। 10 है और क्या है यहाँ पे हमारा? क्या है? 40। सो 40 में से 10 गया तो 30। अगर अंडर रूट ऑफ 4 होता और अंडर रूट 3 होता तो 3, 4 का आंसर क्या आता? 5 आता, राइट। और यहाँ पे 30 है, 40 है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 50, ठीक। और क्योंकि ये वोल्टेज है तो एक क्या लगाओगे आप? V लगाओगे, राइट। अब IRMS भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। I0 बटे √2 हो जाएगा। अब ये I0 बटे √2 अगर आ गया है तो I0 की वैल्यू आपको दी गई है, कहाँ गई? ये रही, ये रही। तो क्या हो गया बेटा? 10√2 बटे √2, √2 से √2 गया 10, एक की वैल्यू आ गई 50, एक की वैल्यू आ गई 10। वापस आओ, कहाँ से चालू किया था? Z इज इक्वल टू, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 50, इसकी वैल्यू कितनी है? 10, कट गया कितना? 5। ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले आगे, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, एस्केप वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज V. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of the Earth and same mass density is, ठीक है। अच्छा, escape velocity जो होती है इसका जो फॉर्मूला है और डेंसिटी को इन्वॉल्व करते हुए वो है 80, ठीक है, पाई R²/3 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये नोटिस करूंगा कि जो VE है ना, ये VE R² का मतलब बाहर क्या आ जाएगा? R। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? R के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो अगर ये R के प्रोपोर्शनल है और हमको बोल रहा है कि भैया V थी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना, तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, कांस्टेंट
इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट, सो v बाई आर है ना, और जो नई आ रही है v डैश बाई 4 टाइम्स आर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स, आ गया इतना। अब यहाँ से r से क्या चला गया? r चला गया, तो v डैश की वैल्यू क्या आ गई? 4 टाइम्स v आ गई। बोलो कितनी आ गई? 4 टाइम्स v आ गई। तो बेटा क्या ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमें? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले 6th क्वेश्चन, हाँ 6th क्वेश्चन करेंगे, सॉरी 9th क्वेश्चन करेंगे। बेटा 9th क्वेश्चन में आप देखो, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। स्क्रू गेज की बात चल रही, मेन स्केल रीडिंग इतना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग में 52 डिवीजन शो कर रहा है, गिवन दैट 1 mm on the main scale corresponds to 100 division on the circular scale। ठीक, मेन स्केल पे एक टर्न आप घुमाते हो ना, एक टर्न घुमाने में जितना आगे बढ़ता है उसको पिच कहते हैं। बेटा एक टर्न घुमाने में आगे की ओर बढ़ता है ना, स्क्रू गेज है, ठीक है, तो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लीस्ट काउंट जो होता है ना बेटा, वो होता है पिच बाय एन नंबर ऑफ डिवीजन। सो इसमें तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि भाई गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कल। भैया 100 डिवीजन ही होते हैं टोटल, है ना, इससे ज्यादा नहीं होते। इसका मतलब 1 बाय क्या हो गया? ये 100 हो गया। नंबर ऑफ डिवीजन 100, कितना चलाएगा? एक बार 1 mm आगे बढ़ा ना, 1 mm। तो ये जो लीस्ट काउंट आया हमारा, वो किस में आएगा? mm में। क्यों? क्योंकि ये किस पे था बेटा? mm में था। क्या करोगे? डिवाइड करोगे, लिखोगे इसको 0.01 किसमें? mm में। बट यहाँ आंसर तो सेंटीमीटर, तो हम इस mm को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक mm में, सॉरी, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इसका मतलब आप 10 से इसे और क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। अब आगे क्या करना है? अब फाइनली जो रीडिंग निकालनी है हमको, वो निकालनी है। रीडिंग्स जो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि 52 डिवीजन है ना, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग या डिवीजन, जो भी आप, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 दिया हुआ है, लिख दो भैया। लीस्ट काउंट हमने बड़ी मेहनत से निकाला, 0.001 का है सेंटीमीटर हो रहा, इनटू CSR। क्या लिखूंगा बेटा? हाँ यही लिखूंगा, करेक्ट सोच रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये रीडिंग है हमारी, कितनी आएगी बताइए? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और ये आ जाएगी, हाँ 52 से कर दो मल्टीप्लाई, 0.052 आएगा, ठीक है। किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है, ठीक है। और ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो स्क्रू गेज मैंने लगभग ऐसे समझा दिया है कि अभी तक जिसको न आया हो वो भी बना लेगा आपसे, है ना। चलिए 10th क्वेश्चन है, कप ऑफ कॉफी पीते हैं। सो बेटा अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टी, है ना, 3 मिनट्स से, सेकंड्स में, 3 मिनट्स में। व्हेन द रूम टेम्परेचर इज the time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degree to 60 degree room temperature is 20 डिग्री है। so, आपसे ये पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा सिमिलर कप को जो 80 से 60 में चला जाएगा जब रूम टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है वो T1 माइनस T2 है ना, डिवाइडेड बाई स्मॉल t इक्वल्स टू अल्फा T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक है, और माइनस टी। तो ये फॉर्मूला होता है जिसको आपको यूज करना है, ठीक है। आइए लगाते हुए, T1 कौन सा? वो वाला T1, 90 माइनस 80 बटे इसको टी ही कर दो मेरा टी, ठीक, इक्वल टू अल्फा 90 प्लस 80 बटे 2, ठीक, और माइनस T0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसके लिए भी 20 है, इसके लिए भी 20 है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान दे अगर बदल दे तो यहाँ क्या आएगा? 20 आएगा।
तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। इसी तरीके से आप दूसरी बनाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख दूंगा, और इसी के जो नीचे है वो 80 से 60 जा रहे हैं हम लोग, तो 80 से 60 बटे, अब ये जो वैल्यू है जो मैं लिखने वाला हूँ वही निकालनी है, ठीक। उसको आप क्या करो, टी डैश कर दो, इक्वल टू अल्फा, राइट। बेटा क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, 80 प्लस 60 बटे 2, और माइनस क्या कहता है टी नॉट, इसके लिए भी सेम है, तो 20। माइन इक्वेशन कौन सा हो गया 2। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो, अल्फा से अल्फा उड़ जाएगा, डिवाइड करना है और कुछ मत करना, डिवाइड ही करना, तो अल्फा से अल्फा उड़ जाएगा, ये जो भी आएगा ना एक वैल्यू आ जाएगी, ये भी जो आएगा एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये भी आएगा 10 और ये 20 आ जाएगा ना, 20 10, सिर्फ टी बचेगा, और वो वैल्यू आपकी आएगी 13/5 टी। क्या आएगा, 13/5 का टी, है ना। इतना तो आप कर लोगे, है ना, इतना तो डिवाइड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हुए 11वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। समझते हैं कि 11वां क्वेश्चन कौन सा है, मतलब कि किस तरीके से करना था। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, हाँ भाई, on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of 3.3 × 10⁻³ watt। h का वैल्यू भी दिया, तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, निकालना क्या है भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, ये निकालना बेटा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, निकालना क्या है, ये निकालना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, ठीक है। तो पावर क्या होता है, W/T, हाँ, E/T भी होता है ना, एनर्जी बाई टाइम। क्यों सर, पावर वाला फॉर्मूला, बेटा पावर दिया है पावर, तो वही यूज करें। और सुनो आगे क्या करना है, अब पावर तो ठीक है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, अब यहाँ पे आप चीज देखो, फोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो hc/λ लिखने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको, ठीक है, hc/λ। और सुनो टाइम टी था ना यहाँ पे, ये रहा टी, एक शब्द और पढ़ो, नंबर ऑफ, मतलब एन भी आएगा और साथ में आएगा, राइट। और निकालना क्या है, फोटॉन्स पर सेकंड, इसका मतलब बच्चा n/t का ही वैल्यू निकालना, ठीक है। सो क्या होगा, p × λ/hc, ये निकालना है। पावर का वैल्यू रख दो, लैम्डा का वैल्यू रख दो, ठीक है। और क्या रखोगे, और पावर लैम्डा रख दिया, h की वैल्यू दी है, c की वैल्यू हमें पता है, कुछ छूटा ही नहीं। लाओ मैं रख भी देता हूँ, पावर कहाँ गया, 3.3 × 10⁻³ लैम्डा क्या बेटा, 600 नैनो -6, ठीक है। h का वैल्यू भी 6.6 हो जाएगा, 10⁻34 हो जाएगा, और c का वैल्यू सबको पता है, 3 × 10⁸। इसको सॉल्व करना है आपको, इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 10⁻16, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 10⁻16 आएगी, राइट। अब इसको कैलकुलेट करो, 10⁻16 आ जाएगी, है ना। n/t की वैल्यू आपको निकालनी थी। 12, क्वेश्चन नंबर 12। A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in space between the plates if the distance between the plate is d and the area of each plate is A. The energy stored in the capacitor is. So energy की बातें यहाँ पे हो रही है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होता है ना, स्मॉल यू, तो क्या होता है, du/dv। अरे बोलो, ठीक है, यही होता है। तो इसमें क्या करना है हमको, एनर्जी स्टोर, मतलब ये du जो है इससे निकालना है हमको, यू बेसिकली निकालना है। सो du क्या हो जाएगा बेटा, u × dv हो जाएगा, dv हो जाएगा u × dv हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक पहुंच गए। अब du/dv है ना, du/dv इसका जो वैल्यू होता है, इसका होता है ½ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर होता है, ठीक है ना। किसका, इसका स्मॉल यू होगा, और ये क्या है, du है, ठीक है, और यहाँ क्या है, dv है, ठीक है। तो टोटल के लिए आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन इंटीग्रेट, तो u क्या हो जाएगा, ½ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर × वोल्टेज का v, और v होता है बेटा a × d। बस अब ये आखिरी था क्या, कि u क्या होगा, ½
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वी क्या होता है? ए इंटू डी, ए इंटू डी। वी क्या होता है बेटा? ए इंटू डी। अब देखो जरा कहाँ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। क्या यही करेक्ट आंसर है? बोलो, क्या आप लोगों ने भी यही टिक लगाया? ठीक है, आई होप लगाया होगा। 12th का क्या हो गया? बी हो गया। बॉम्बे 13th, इफ एफ इज द फोर्स, एक्सेलरेशन ए है, टाइम टी है, निकालना क्या है? अच्छा, फंडामेंटल को एनर्जी, एनर्जी निकाल। इसका तरीका यही है बेटा, एनर्जी इक्वल टू का बोला है देखो। अच्छा, ए का ये नहीं, ठीक है। एफ हो गया, एफ का पावर का रख दो, एक्स रख दो, ठीक है। ए हो गया, ए का पावर का रख दो, वाई रख दो। टी का पावर का रख दोगे, जेड, ठीक है। जेड है मेरा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, ई क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू। अरे बोलो, है ना। एफ क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, है ना। यही तो डिफरेंस होता है कि यहाँ टू और यहाँ टू नहीं होता। इसका पावर क्या आएगा? एक्स आएगा। आज इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सीखना होगा, वो जरूर सीख लेगा बेटा। ए क्या है? एक्सेलरेशन वाला ए, मतलब कि मास तो होगा नहीं, लेंथ और टाइम माइनस टू होगा। अरे बोलो, यहाँ क्या आ गया? वाई। जेड तो टाइम ही है, यहाँ क्या आएगा बेटा? जेड आएगा, है ना। एक्सेलरेशन सही लिखा है यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी, ठीक। अच्छा, इसको करना क्या रहता है सर? इसको ना अलग अलग करना होता है। देखो, मास m है x के साथ में, और कहीं मास ही नहीं है, तो ये तो हम लकी हो गए। और होता ना तो हम लोग क्या करते? y भी ऐड करते। जैसे कि मान लो लेंथ का केस लेते हैं, ठीक ना। लेंथ, लेंथ के पावर में x है बेटा, यहाँ भी लेंथ के पावर में क्या है? y। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये दोनों, इसलिए ऊपर क्या होता है? ऐड होता है। टाइम का देखो, ये क्या है? -2x, है ना। और यहाँ क्या है? z। अरे बोलो, ठीक है। एम एल टू टी माइनस टू, कर दो कंपेयर, इतना ही तो करना था, कर दो कंपेयर, 2 मिनट लगेगा, है ना। एक्स का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा मत बोल देना बेटा, 1 है। सो एक्स का वैल्यू क्या है? 1 है। आगे बढ़ो, एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखो। अरे एल के पावर में क्या है यहाँ पे? एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या है? 2, तो 2, और एक्स का वैल्यू क्या है? 1, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा? 1, है ना। आगे ये वाला टाइम बोलो ना, -2x प्लस जेड। कितना है भाई यहाँ पे समय? समय ही तो नहीं है सर, -2 है, ठीक है, ठीक है। सो -2x का वैल्यू क्या है? 1, और y का वैल्यू था z निकालना है, ठीक है। प्लस z कर दो, और यहाँ क्या है? -2 है ये, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ -2 है और ये z है, और यहाँ क्या है? -2 है। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? बोलो, x का आ गया, y का आ गया, z का आ गया, है ना। x आ गया, y का आ गया, z का आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए एनर्जी का। बेटा समय है ना, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। एक सेकंड ना, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ये बस ये z वाला पार्ट कर लेता हूँ। देखो, यहाँ भी तो समय था, आ गया, यहाँ भी समय था, तो ये -2y छुट्टा है 1 से, तभी तो गलत हो रहा था। ठीक ठीक ठीक। सो -2x प्लस z -2y, अब ठीक है। और उधर जाके देखो तो -2 है, ठीक। सो -2x z -2y इज इक्वल्स टू, z कितना टाइम कितना है? -2 है, ठीक है। तो -2 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई थी? 1 आ गई थी, z नहीं पता, -2, है ना, ठीक है। -2, और y की वैल्यू क्या आ गई थी? 1 आ गई थी, ये क्या है? -2। सो ये कट गया, है ना। -2 से -2, z की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो बेटा बेसिकली हमको करना क्या था इससे? देखो, x निकाला ना, तो यहाँ x का मतलब 1 आ जाएगा ना। y यहाँ पे क्या है? 1, z का वैल्यू क्या है? 2। सो f a t टू द पावर 2, कान ये रहा, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे आ गया अपना 13th का ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14th कैपेसिटर। हाँ देखो बेटा, इसमें ना बहुत इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे क्या हुआ ना,
कि यहाँ जो पॉइंट है वो यहाँ पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, और यही पॉइंट ये होगा, यहाँ जो पॉइंट है वो ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा। सो ये वाला बेसिकली कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट। तो बचा क्या, ये दोनों बचा। तो कैपेसिटर में थोड़ा उल्टा चलता है, मतलब कि सीधे सीधे आंसर क्या हो गया, 2C, पैरेलल में है ना। सो हम जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में करते हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको मतलब सीरीज में जो करता हूँ यहाँ पे पैरेलल, वो 2C हो जाएगा इसका आंसर। 14 का क्या होगा बेटा, ए। काफी इजी था ये, और काफी कम समय में वो हो जाएगा। सो आई होप आपने यहाँ पे 4 नंबर चुरा लिए होंगे। आगे देखिए, a capacitor of C is connected across an AC source of voltage V given by V equals to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would be, ठीक है, displacement current. So ID C dV बटे dt, बस हो गया, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको dV बटे dt दिख रहा है ना, और V ये रहा, तो क्या हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर, आइए करते हैं। सो डी बाई डी टी, तो ये क्या हो गया वी नॉट, और ये क्या हो गया साइन, और ये क्या हो गया ओमेगा टी। ठीक, डिफरेंशिएट बेटा है ना, मैथमेटिक्स थोड़ा लगेगा। आइए, सी ये रहा, चेन रूल लगाने, अच्छा वी नॉट तो बाहर आ गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है, डी बटे डी टी है ना, डी टी, बट यहाँ तो ओमेगा टी, इसका मतलब मुझे यहाँ पे डी ओमेगा टी लिखना पड़ेगा। अरे दिख रहा है कि नहीं, है ना, डी ओमेगा टी, ठीक। और यहाँ क्या आएगा, साइन ओमेगा टी आएगा, आना ही चाहिए। अब मैंने क्योंकि डी ओमेगा टी एक्स्ट्रा लाया है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, और क्योंकि ये डी टी कहीं यूज ही नहीं करा, तो कहाँ यूज करूंगा, यूज करूंगा। इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा बेटा, और डी टी बाई डी टी 1 होता है। सो सी इंटू वी नॉट ओमेगा, और इसका क्या होगा, साइन का कॉस ओमेगा टी। क्या है ये, बोलो आंसर। अरे डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है, देखो कहाँ पे है ये, आई थिंक सिंग सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, इसमें कॉस हो जाएगा ना, यहाँ साइन है, ठीक। सो डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 16 करेंगे बेटा, 15 से 16 की तरफ बढ़ते हुए, ठीक। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट ऑफ अ सेल, ठीक है, in a potentiometer circuit of a cell EMF 1.5 gives balance point at 36 centimeter length. If another cell of EMF 2.5 replaces the first cell, then at what length the balance point occurs? ठीक है भाई, इसमें आपको ना ये अप्लाई करना पड़ेगा, E1 बटे E2, ठीक है, आई करंट नहीं है, बैलेंस पॉइंट है, I1 बटे I2, इस तरीके से, है ना। अच्छा 1.5, आओ इधर, तो ये 1.5 है ना। अच्छा 2.5, E1 के जगह 1.5, पहली वाली का वैल्यू उसने दिया था 36, दूसरे वाले का पूछ रहा, अरे बोलो हो जाएगा कि नहीं, बहुत इजी है यार। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, हटा दो पॉइंट हटा दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 36 बटे I2, इस टाइप से, 5 3 जा 5 5 है ना। अच्छा 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या I2 का वैल्यू 60 करेक्ट, 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमने इस्तेमाल करा फार्मूला, है ना, ये इस्तेमाल करा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हुए, 17 पे खतरा, तो 17 क्या है क्वेश्चन, बहुत इजी टाइप का फील हो रहा है मुझे। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ए बाय एम इंटू टाउ, क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती। तो ए का आर आ रहा है, क्या आ रहा है, ए का आर आ रहा है, मैं कहीं लिखना चाहूंगा। सो ए का जो है आर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल क्या आ रही है, रेजिस्टिविटी, रो इक्वल्स टू ई बाय, देखो ये वाला है ई बाय जी, रो क्या होता है, ई बटे जी होता है, ठीक है, बड़ा फेमस है, इक्वल्स टू रो जी भी होता है ना। तो क्या आ गया अपना, बी का ऐसा है क्या, बी का ऐसा आ गया, सही जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद में अब देखिए रिलैक्सेशन पीरियड, क्या ये
टाउ कहलाता है बेटा? क्या ये टाउ कहलाता है? और रिलैक्सेशन पीरियड का एक जो फॉर्मूला होता है वो m/n² रो होता है। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो बेसिकली सी आ गया, तो सी का क्या आ गया? पी आ गया। सी का ऑप्शन कौन सा आ गया? पी आ गया। ठीक, लास्ट बचा हुआ आई थिंक, और वो है हमारे पास में करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NE/VD, है ना? NE/VD। सो D का क्या आ गया? Q आ जाता है। सो D का आ गया Q। देखो भाई, ढूंढो कौन सा वाला है। इसमें D होना चाहिए। देखो, A का R, B का S, C का P और D का Q। सो D इज द वेरी राइट आंसर। ये तो याद करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, 18 करेंगे। 18, a nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of 120. The binding energy per nuclear unfragmented nuclei is 7.6 megaelectron volt. Well, that of fragments is 8.5 mega electron volt. 240 का था, 120 में, और 120 में टूट गया। ठीक है, अनफ्रैगमेंटेड बाय 7.6 और फ्रैगमेंट्स का 8.5। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हो आप। ठीक है, अच्छा उल्टा हो गया लगता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक, अभी सही है। तो इससे क्या बच जाएगा आपको? ये मिलेगा टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, है ना? ये आप निकाल रहे हो। तो जो बाद में एनर्जी रिलीज हो रही है उसको पहले वाले से आप क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक, तो प्रोडक्ट मतलब फ्रैगमेंट वाला, है ना? और यहाँ पे क्या फ्रैगमेंट है बेटा? 120 है, और क्या है? 120। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे भाई, फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट टूट गया तो ये बना प्रोडक्ट, और माइनस जो पहले था 240 था ना, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7.6 अनफ्रैगमेंट, है ना? प्लस माइनस कर लेंगे आप लोग। आंसर आपका आएगा यहाँ पे 216, ये रहा 260 मेगा इलेक्ट्रो। ठीक है, पर न्यूक्लियन ही दिया हुआ था, इसलिए एक एक को लेकर उससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग। सो 19th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस का मतलब बाहर निकलने वाला। पेन को सिलेक्ट करते हुए, इमर्जेंस मतलब बाहर निकलने वाला एंगल, फ्रॉम द प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 90 डिग्री में साफ साफ दे रखा है। बताओ किधर जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किधर जाना चाहिए? बेटा नॉर्मल ही पड़ रहा है, सीधा जाएगा, राइट? सो ये गलती मत करना कि यहाँ से इधर उधर जाएगा, ये सीधा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक सीधा। अब ये बन गया हमारा नॉर्मल। डेंसर से इधर अवे फ्रॉम द मीडियम, अरे बोलो, है ना? डेंसर में जाते हो तो क्या होता है? टुवर्ड्स नॉर्मल, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। यहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगी, एक्साइट हो जाए। यही पूछ रहा है हमसे। ठीक, अब देखो, ये क्या है? 60 डिग्री, ये क्या है? 90। 90 60 कितना हो गया? 150। 180 में से 150, 30 डिग्री। ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अरे बोलो, ये 30 है, ये 90 है, 120 है ना? 120, 120, 80, 60, 60 हो गया। और बेटा ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? फिर से देखो, ये 30 तक तो पहुंच गए थे। 30 और 90 120 हो जाता है ना? और ये भी क्या है? ट्रायंगल ही तो है। तो 180 में से उड़ाओ, 60 डिग्री आ जाए। कौन सा वाला? ये वाला 60 डिग्री, है ना? अब ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा क्या? ये यहाँ से ये वाला। तो 90 में से उड़ाओ 60 को, तो 30 डिग्री, तो ये 30 आ गया, और नॉर्मल से ही आए, है ना? और बाकी आप समझ रहे हो, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर। सो साइन, अच्छा यहाँ पे क्या है? आर और ई है, तो वैसे कर लेते हैं, साइन आर बाई साइन ई कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे आप चीज ध्यान देना कि बाहर निकल रहा है तो एयर है, और अंदर क्या है? ग्लास अंडर थी। अगर ये सही से नहीं लगाया तो थोड़ा सा
आपको हो सकती है दिक्कत। अच्छा साइन ई इधर ले जाओ क्योंकि यही निकालना है, इसको इधर ले आओ, √3 साइन आर, आर का वैल्यू 30, साइन 30 हो जाए। क्या ये √3/2, क्या ये 60 डिग्री? आंसर बिल्कुल करेक्ट। सो ई क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। डी ऑप्शन 19 का क्या आ गया बेटा? 60 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपने बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चन है जो भी किया था। ठीक है, E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो E बटे G का क्या है? थोड़ा थोड़ा है, डिवाइड करना। ठीक है, तो बेटा E बटे G निकालना है आपको। E क्या होता है? mL2 - 2, और G का वैल्यू हो जाएगा m - 1 L3 एंड T - 2। ठीक, कर दो डिवाइड, तो बड़ा इजी लग रहा है। m² हो गया, ऊपर आएगा एल का वैल्यू क्या? एल का वैल्यू -1। ठीक है, और t² गया तो t देखो भाई, m2 L-2 है ना, L-1 T0, D लग रहा है, D करेक्ट है, D करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से तो ये वाला याद कर लो यार, ये चीज वाला इंपॉर्टेंट है। 21 A body is executing simple harmonic motion। बेटा SHM की मॉड्यूल, SHM का क्वेश्चन, SHM की मॉड्यूल में ना जब आप पलटोगे तो स्टार्टिंग के 1-2 पेजेस के बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नहीं दिया है, थ्योरी के फॉर्म में है आपको। ठीक है, तो मॉड्यूल में ही दिया हुआ है। जिसने कभी मेरे पास आया होगा डाउट, उसने तो ये बना ही लिया होगा कि अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी s बड़ा 2n। क्यों सर? यहाँ पे ना ऊपर जाती नीचे जाती, तो एक बार में आप 2 बार जो है मैक्सिमम अचीव कर, इस वजह से क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। ठीक है, इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है मॉड्यूल में, आप लोग देखिए उस मॉड्यूल में, SHM के मॉड्यूल में प्रूव करके भी रखी हुई है कि ओमेगा से स्टार्ट करोगे आप 2 ओमेगा पर पहुंच जाओगे, है ना। ओमेगा भी तो वही तो होता है, फ्रिक्वेंसी तो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है बेटा, 2n। जरूर देखें आप। 22 पेज पलट लेता हूँ। 22 में दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास कैपिटल M, डेंसिटी D, when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time का मतलब acceleration 0 constant। if the density of glycerin is D/2, then the viscous force acting on the ball, देखो ये बॉल थी, है बॉल, नीचे की ओर क्या होगा? mg हो गया। विस्कस बॉयंसी फोर्स, भाई ये 3 तो लगेंगे, कुछ भी कर लो आप। और हमें पता है कि ये होगा, क्योंकि 2 फोर्स ऊपर है और 1 फोर्स कहाँ है? नीचे की ओर। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या नहीं होगा? 0, क्योंकि वो तो फोर्स है। अगर एक भी फोर्स बच गया तो एक्सेलरेशन आई ना। और यहाँ बहुत लिखा हुआ है साफ साफ, ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। बेटा वो एक्सेलरेशन को ही 0 कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर v1 है हमारे पास, कुछ मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नीचे गिर रही है बॉल, और यहाँ जाके भी 5 ही मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आया। और एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा v बाय डेल्टा टी। अरे भैया वेलोसिटी चेंज बट एट टाइम में चेंज, टाइम में तो चेंज आया बट वेलोसिटी में चेंज, इसलिए एक्सेलरेशन 0। और यही चीज ये कह रहे हैं। बोलो बेटा आ रहा है क्या? आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? हमको निकालने को क्या होगा? तो विस्कस फोर्स। ठीक है, सो एफ वी जो है क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ बी हो जाएगा, है ना, ये होना चाहिए। mg तो ठीक है, mg तो ठीक है, एफ बी का क्या किया जाए सर? मैं यहाँ थोड़ा सा अपना जगह बना लूँ। सो एफ बी इक्वल टू mg, बेटा डेंसिटी,
डेंसिटी क्या होता है बोलो, मास बटे वॉल्यूम, है ना, है ना, डेंसिटी डी। अच्छा, मास को आप क्या लिख सकते हो बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख दो यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस एफ बी बायंसी फोर्स। यहाँ क्या दिया मैंने, देखो डी बटे दो दिया ना, तो इसी तरीके से डी बटे दो और वॉल्यूम तो भी होगा और जी भी आएगा, है ना, यही आएगा, बिल्कुल सही लिखा मैंने। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको अगर मैं एक चीज देखो ना यार, कि 1 dVg और हाफ dVg से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एक में से आधा गया तो क्या बचा, आधा, तो ये आ जाएगा dVg बटे 2, है ना, dVg बटे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों क्या है, d इंटू वी क्या है, d इंटू एम, सो mg बाय अरे बोलो हुआ है कि नहीं, mg/22 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। आगे बढ़ेंगे 22 के बाद में 23। हाँ भाई, क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, लैम्डा फोटोसेंसिटिव सरफेस, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट दे दिया, m मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the surface, t Broglie wavelength, delta lambda t, ठीक, so hc बटे lambda is equals to एप्सिलॉन नॉट प्लस k, देख लो भाई, यही तो होता है। ठीक है, इसमें देखो वो मैंने कहा ना अभी, वर्क फंक्शन, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, क्या है वर्क फंक्शन, ये है वर्क फंक्शन, सो एच सी बटे लैम्डा इज इक्वल टू के, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, और के क्या होता है, पी स्क्वायर बटे 2m, बेटा ये एक फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर बटे 2m, काइनेटिक एनर्जी और पी क्या है, मोमेंटम, इन दोनों का ये रिलेशन होता है, इसे यूज कर लेते हैं, एच सी बटे लैम्डा इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ से पी आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा, पी इक्वल टू 2mhc बाय लैम्डा अंडर रूट, है ना, क्या पहुंच गया हम लोग यहाँ तक, करेक्ट। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर इन्होंने क्या कहा कि m मास का फोटोन, अब फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द डी ब्रॉगली यूनिट वाला, सो एच डी क्या होता है, लैम्डा h बटे p होता है, p का वैल्यू इतनी मेहनत करी अपन ने, सो लैम्डा d इक्वल्स टू h अपॉन p क्या होगा ये, 2mhc बटे लैम्डा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा डी नहीं पूछ रहा, लैम्डा पूछ रहा है, आधा आंसर हो चुका है, इसको आप इधर भेज दो, अच्छा पूरे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, 2mhc बटे लैम्डा, इसको इधर भेज दिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा, h अपॉन लैम्डा डी बचा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, रूट, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 2mhc बटे लैम्डा इक्वल टू h स्क्वायर बटे लैम्डा डी का स्क्वायर, एक h से, हेड वाला भी है हमारे पास, एक h से एक h चला गया, अरे बोलो, चलेगा, तो हमको लैम्डा निकालना बेटा, लैम्डा इधर ये वाला इधर, तो 2m, ठीक है, c, ये वाला लैम्डा इधर आया है, ठीक है, और ये लैम्डा इधर है, तो ये हो गया इतना, ये इधर आ गया बेटा, ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, h आ गया, और लैम्डा डी का क्या हुआ, स्क्वायर 2mc बाय h, लैम्डा डी स्क्वायर, बॉम्बे, करेक्ट लग रहा है मुझे, करेक्ट आंसर बॉम्बे, बिल्कुल यही तरीका है ना, ये तरीका। क्यों निकाला सर पी हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या आता है, पी आता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक रिलेशन होता है यार, एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m, ई काइनेटिक एनर्जी वाला ई, ठीक है, पी मोमेंटम वाला पी, ठीक है, इस तरीके से चले आगे की ओर। 24, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
ठीक है, ये आपको सोचने में मजबूर किया होगा। फिर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, चीज ध्यान देना, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर ए एंड बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में जा रही, ये इसमें ए क्रॉस बी, बड़ा ये कर करके देखना पड़ेगा आपको। आई माइनस जे प्लस की क्या का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, माइनस जे, है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक ई है ये, और ये क्या है बी, ऐसे ही थारे ने दिया हुआ है। और ये क्या है माइनस की, आओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर इसको इसके साथ, तो ये देखो माइनस और फिर से माइनस क्या हो गया प्लस, जे कैप क्रॉस के कैप। अरे बोलो इसको इसके साथ, तो माइनस के कैप क्रॉस जी कैप, ठीक है। फिर के कैप के इसके साथ में माइनस के कैप क्रॉस के कैप, बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब साइन थीटा साइन जीरो जीरो साइन में 1, बस इतना ही ध्यान देना। सो जे और जे साइन जीरो जीरो, अच्छा जे और के, ये मैं आपको एक बताया था, आई जे के क्रॉस क्लॉक, घड़ी की दिशा। सो अगर आई और जे करते हो तो के मिलता है, जे और के करते हो तो आई मिलता है, लेकिन अगर आई और के कर दिया तो माइनस जे मिलता है ना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप, जे और के सही जा रहा है यार, जे और के क्या मिलेगा, आई मिलेगा, प्लस में आई मिल गया, किसमें मिल गया, प्लस में आई मिल गया, माइनस के और जे, जो मैं बता रहा था, के और जे, के और जे, तो माइनस आई आएगा, ठीक, लिख रहने दीजिए उसको। और ये के और के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो साइन जीरो जीरो, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो जीरो ही रहता है। ये माइनस माइनस प्लस तो 2i आ गया। ये 2i क्या कह रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेटिंग वेव बता रहा है, वेलोसिटी किधर जा रही है 2i, तो 2 से हमें कुछ लेना देना नहीं, i को देखो ध्यान से, पॉजिटिव x, क्या लिखा है पॉजिटिव x लिखा है, करेक्ट आंसर है ये, पहला ही सॉल्व किया करेक्ट आंसर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक दो और करके बताऊंगा आपको कि गलत कैसा होता है, अगर गलत आता तो कौन सा वाला आता, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक, अब देखो एक गलत वाला भी सॉल्व करते, ये वाला करते, ठीक है ना, जे प्लस के क्रॉस माइनस जे और माइनस के, है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स अगर आई तो हम सही जा रहे हैं, मतलब सही है, नहीं तो गलत है। अब एक सही हो चुका है, इसका मतलब बाकी सारे गलत ही होने चाहिए, ठीक, चेक कर लेते हैं। देखो जे, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस को पहले ही बाहर कर दो, क्रॉस जे, ठीक, इसको इसके साथ माइनस जे क्रॉस के क्या, बहुत प्यारा। इसको इसके साथ के को माइनस के क्या क्रॉस जे क्या, अरे है कि नहीं, और इसके इसके साथ माइनस के क्या क्रॉस के क्या, साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो, पहले से दो गायब हो जाएंगे। जे के आओ, जे के आई देगा, सही बात है भैया, आई दे देगा, लो आई देगा, ये लो आई, के जे माइनस आई, क्या गया माइनस आई, और यहाँ तो जीरो जीरो, लो ये भी लिख देते हैं, बड़ा ये माइनस आई है और माइनस माइनस प्लस आई है, क्या हो गया ये जीरो, अरे भाई जीरो थोड़ी आना चाहिए, आई कैप आना चाहिए था, आई कैप, तो ये गलत है, समझ रहे हो किस तरीके से होता है। इधर इसमें ही किसी ऑप्शन में आपका माइनस टू आई कैप भी आएगा, माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस मतलब पीछे जा रहा है, ये तो पॉजिटिव कहा है ना, इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन द एक्स, ये तो बोलता है इन द माइनस एक्स डायरेक्शन, तो क्या है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो आपको कर करके सॉल्व करना, तो अब हो सकता है कि पहले में आंसर आ जाए, हो सकता है दूसरे में आ जाए, हो सकता है तीसरे में आ जाए, या फिर चार तक करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत तो हमको करनी ही पड़ती है। 25th का सवाल है ये, हाँ 25th। सो क्या हुआ कि एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5, इनफाइनेट लॉन्ग 5 एम्पियर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है भैया,
10⁵ meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 दिया हुआ है यहाँ पे. At the instant calculate the magnitude of the force. ठीक, इस फॉर्मूला लगाओ. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ. 2μ0 I बटे 4 पाई और r. चलिए ये r को ना आप स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक, ये फॉर्मूला हो गया. अब ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक फील्ड बताता है. क्या बताता है ये? मैग्नेटिक फील्ड भी है. ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ना कैसे निकालेंगे देखिए. तो μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है बोलो? 10⁻⁻. ठीक है, आई कितना है यहाँ पे? 5 एम्पियर. लिख दो भैया. और दूरी कितनी है? 20. अच्छा 20 मत लिख देना, सेंटीमीटर में 10⁻². तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 1/2 × 10⁻. ठीक है, कर लेते हैं यार. 2 8 है ना. ठीक, फाइव इंटू 10. देखिए 5 आ गया. ये 10 है, एक -1 हो जाएगा. ठीक है, 10 में से -1 हो जाएगा, +/6 हो जाएगा. ठीक, ठीक है बेटा. सो ये क्या है आपका? ये आपका टेस्ला में आएगा, है ना. और क्योंकि ये करंट दिखा रहा है तो करंट किधर आ रहा है? बाहर क्यों आ रहा है भाई? राइट हैंड थंब यूज कर लो. करंट बाहर, एरो आपकी तरफ पड़ रहा है. क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा. ठीक, अब आपको बस लास्ट का सॉल्व करना है. एफ होता है क्यू वी क्रॉस बी. यही होता है. अरे यही होता है. चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन. रख दो यार, क्या दिक्कत है? लाओ. F इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19. बी का वैल्यू क्या है? 10 समथिंग दिया था ना, 5. बी का वैल्यू ये रहा, 5 × 10⁻⁻6. इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है बेटा 8 × 10⁻20 न्यूटन. ठीक है, कौन सी आ जाती है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी आपके पास. ठीक, सो ये फॉर्मूला लगा और सॉल्व हो गया क्वेश्चन. एक ये लगा और एक ये लगा. चार्ज है ना, इस वजह से फिर हम आ गए. करंट था, मैग्नेटिक फील्ड निकाल, फिर यहाँ रख दिया. वेलोसिटी की थी, सॉल्व कर. सर ये क्रॉस था, साइन का क्या हुआ? बेटा देखो वेलोसिटी किधर है? इधर. ये किधर आ रहा? बाहर. दोनों क्या होगा? साइन 91. चलिए 26. The electron configuration in an n-type semiconductor is seen as electron का configuration is seen as whole concentration in p-type semiconductor. An external field is applied across them. Compare the currents in each of them. Current in p-type is greater than current in n-type. Current in n-type is greater than current in p-type. No current. Current in n-type equals to p-type. I क्या होता है? NEA/VD. ठीक है, NEA/VD ये होता है अपना I. और ये जो VD होता है ये होता है म्यू × E. म्यू मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा ये हम इसलिए भी लेकर आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं ना, तो हम उसको जो है इंट्रोड्यूस कराते थे. तो I क्या हो जाएगा आपके पास में? NEA और VD की जगह क्या आ जाएगा? म्यू × E आ जाएगा. ठीक है सर, यहाँ तक तो पहुंच गए. अच्छा NEA है ना और E ये सब तो सेम होने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट करेगा? म्यू, इसका जो मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस होता है वो फर्क आएगा उसमें. सो IN बटे IP इज इक्वल्स टू, लिखना चालू करेंगे हम लोग, NEA म्यू × E, NEA म्यू × E. ठीक है, इसका N का, यहाँ P का. बात को समझो बेटा. करंट इन
एंटाइबटिक करंट इन पी टैप इज इक्वल्स टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बटे मोबिलिटी ऑफ, और हम सबको पता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा। तो इसका मतलब म्यू ई इज ग्रेटर देन क्या, म्यू एच। इसका मतलब क्या कि म्यू ई बटे म्यू एच इज ग्रेटर देन क्या, 1। और ये इसके बराबर, इसका मतलब क्या कि आई एन बटे आई पी इज ग्रेटर देन क्या, मतलब आई एन इज ग्रेटर देन, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, आई एन इज ग्रेटर देन आई पी, सो करंट इन पी टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन एन टाइप। पूरा पूरा हमने सॉल्व किया। बॉम्बे, बॉम्बे इज द राइट आंसर। 27th पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes time t. Radius r, time t. To complete one revolution, if this particle were projected with same speed at an angle of theta, the result, the maximum height obtained by it is equals to 4r. The angle of projection is theta is given by. तो भैया थीटा निकालना है, तो मेरा थीटा के लिए v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ये किसके बराबर है, एक सेकेंड, हाँ मैक्सिमम हाइट करेक्ट, ये 4r के बराबर है, सही बात है। v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल्स टू 4r, ठीक है। v क्या है बेटा, वेलोसिटी है ना। और देखो यहाँ पे आप ये देखो कि a particle is moving in a circle of radius r with uniform speed, uniform speed takes a time t to complete, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सर्कल 2 पाई r बटे t, अरे रेडियस r, ये रेंज भी 4r के टाइप में दिया, मैक्सिमम हाइट भी सीरीज में दिया हुआ, तो आपको v का वैल्यू बेसिकली वो बोल रहा है कि आपको ये प्लेस करना है। सो 2 पाई r बटे t का स्क्वायर, ये तो बोल, अच्छा इंटू 1/2g, मैंने v स्क्वायर रख दिया, 2g रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है वो भी रख दो भैया, 4r के बराबर है ना, ठीक। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व। तो इसको जो है सॉल्व करके लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो आप ये देखो कि 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे t स्क्वायर, तो बेटा एक r से तो एक r गया है ना, थीटा निकालना है, याद रखना, थीटा 4 से 4 भी गए, इन सबको इधर ही लेके आना पड़ेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2g, देखो 2g और t स्क्वायर तो ऊपर आ गया, ये वाला नीचे जाएगा, पाई स्क्वायर r, ठीक। 2g t स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर r। अब ये जो स्क्वायर है इसको हटाओ, तो पावर में क्या आया, 1/2 आया। अरे बोलो अब क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स कर देंगे, तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स। अरे बोलो ढूंढो भाई कौन सा वाला है, 2g t स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, इज इट सी, करेक्ट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। 27th हो गया, 28th के तरफ आगे बढ़ते हैं। (28) 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 are connected at shown the ratio of I3 by I1 of current in terms of resistance using S। मतलब I3 by I1 करंट, हाँ ठीक है, I3 by I1 बेसिकली पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज देखो, वोल्टेज सेम है ना, पैरेलल है, तो इसका मतलब होता है कि जो भी वोल्टेज ऊपर होगा वो नीचे ऊपर, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, इसका मतलब I2 R2 I3 R3 है ना, ये होगा। अच्छा I1 जो है I1 जो है वो किसके बराबर है, I2 प्लस I3 के बराबर, अरे बोलो है ना। हमें I3 और I1 के बीच में रिलेशन चाहिए, इसका मतलब ये I2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा, कैसे सर, ऐसे I2 इक्वल्स टू I3 R3 बाय R2 से कर दो रिप्लेस, किसने रुका, I1 इक्वल्स टू I2 की वैल्यू क्या हो गई, I3
R3 बटे R2 प्लस I3, बस ऑलमोस्ट। अच्छा I3 बाई I1 पूछा, ठीक है हम कर देंगे बस। सो I1 इक्वल टू बेटा क्या होगा यहाँ पे, I3 R3 प्लस I3 R2 और I2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से I3 आप निकाल लीजिए, R2 प्लस R3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, I1 इंटू R2। फिर से देखो I3 बाई I1 निकालो, वही I3 बाई I3 डिवाइडेड बाई I1, R2 बाय बिल्कुल करेक्ट। देखो कौन सा वाला, अरे बोलो बेटा आया कि नहीं आया, ठीक है। सो इस तरीके से 28 हो जाएगा। और अब करते हैं 29 सवाल। हाँ 29 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास में सिंगल स्लिट और ऑफर डिफ्रैक्शन पैटर्न है विद सेंट्रल फ्रिंजेस बीटा, ठीक है बीटा फ्रिंज का है। Now, when the distance between the screen slit is reduced by delta x, the central pitch is also reduced by beta by n. The original distance between the slit and screen is original distance पूछ रहा है। फिर से कलर को चेंज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, तो बीटा क्या होता है, ठीक है, लैम्डा डी बाई ए। क्या होता है, लैम्डा डी बाई ए होता है। अब ये हमसे कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बटे एन होगा, है ना। लैम्डा और ए को रहने दो। और क्या बोल रहा है कि सेंट्रल फ्रिंज का रिड्यूस हो गया बीटा बटे एन, और क्या बोला, डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डी माइनस डेल्टा एक्स हो, अरे बोलो यही तो हुआ, ठीक। अब आप एक काम कर सकते हो, क्या, डिवाइड कर दो इन दोनों को, ऐसे कर दो, क्या कट जाएगा सर, देखो बीटा कट जाएगा, एन रहेगा, लैम्डा कट जाएगा, ठीक है, और ए कट जाएगा। तो आपके पास बेसिकली क्या बचा, ऊपर तो लगभग सभी कैंसर आउट हो गया, 1/n बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है डी माइनस डेल्टा एक्स बचा है। अरे बोलो, अब इसमें आप क्या करो ना, इसको इधर भेज दो, इसको उधर, तो ये रहेगा डी माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी बटे एन, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही मिलेगा आपको। अब ये इधर कर दो, तो एन डी माइनस एन इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी। क्या निकालना था, डी, कैपिटल डी, है ना, ये लिखा है ना बड़ा बड़ा कि द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, मतलब कैपिटल डी। तो कैपिटल डी कैसे मिलेगा, इसको इधर लिया, उसको एन डी माइनस कैपिटल ई इक्वल्स टू एन इंटू डेल्टा एक्स, कैपिटल डी निकाल दो, एन माइनस 1 एन डॉट डेल्टा एक्स, कैपिटल डी की वैल्यू आ गई एन डॉट डेल्टा एक्स बटे एन माइनस 1। बिल्कुल सही बात है ये। अब यार ये इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बेटा ये वाला ऑप्शन भी दिख रहा है ना, ए आ गया सर, ए तो बचा ही नहीं हमारे पास, हाँ वो तो वही कैंसिल हो। इसका मतलब क्या आंसर है, दिल्ली जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दिल्ली। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 30 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर, a uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as okay, ठीक है। तो बेटा बेसिकली क्या रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, L इज इक्वल्स टू 12A है, 12 है। अब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A, ठीक। तो पहला क्या किया इन्होंने, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया जिसका एक साइड क्या है A, मतलब क्या हुआ, A A A 3 है ना, 3A, और टोटल लेंथ क्या थी 12। तो हम इसको डिवाइड कर लो, 4 राउंड, कितने, 4, 1 2 3 4, ठीक है। एन का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो है, अब आपसे क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो पूछे, अच्छा रेशियो नहीं, अलग अलग पूछ रहा है। हाँ सेकंड क्या है, सेकंड आई थिंक सर्कल वगैरह बना होगा, अच्छा स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है, ए ए
ए 4a, तो 12a/4a 3। ठीक, यहाँ कितने टर्न 4, यहाँ कितने 3। इसका क्या होगा बताओ, क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA, है ना, NIA। ठीक है, तो NIA हो गया। तो बेटा N की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्राइंगल के लिए 4, करंट तो आ ही जाएगा। एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। बेटा क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अगर ये A है, अगर ये A है तो ये भी A होगा। ठीक, इसमें अगर आपको ये निकालना है तो ये A/2 और ये A, सो A² माइनस A²/4, मतलब ये कितना हो गया, मतलब ये हो गया 3/3 A²/4 का रूट, मतलब √3/2। अरे बोलो, ठीक है, हाफ बेस कितना है A और एल्टीट्यूड कितना है, √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3A²/4। ये रट लो बेटा, इतना ही होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमेशा। ठीक है, इसीलिए एक बार मैंने आपको करा दिया। अब यहाँ पे बड़ा अक्सर लिख लो, √3A²/4, 4 से 4, म्यू का वैल्यू ट्रायंगल के लिए √3IA² आ गया, है ना। ट्रायंगल का ही पहले पूछ रहा है बेटा इन ईच केस, तो पहला केस तो वही था। पर आप अगर ध्यान से देखो तो डी तो ऐसे ही सही हो गया, है कि नहीं। अरे बोलो, √3 कहीं और है ही नहीं, और बोला है इन ईच केस, मतलब पहले ट्राइंगल का पूछ रहा है फिर स्क्वायर का, तो ट्राइंगल का एक ही तो है √3, और कहीं मिलेगा ही, है ना। तो आंसर तो आ चुका है, बट ये वाला भी कर लेंगे। म्यू, है ना, इक्वल टू NIA, N का वैल्यू 3, I का वैल्यू I, A स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर। ये लो, अब हो गया। अरे वो लोग सीखेंगे नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 35D, ठीक है, 35D आंसर है। 31, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आपको 0 वोल्टेज और 5 वोल्ट में जैसे दिख रहा होगा, है ना, इनपुट दिया हुआ है आपको यहाँ पे, पर आपको बताना है कि आउटपुट Y क्या हो। बड़ा अच्छा अंदर सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है, ये वाला एंड है, ये नैंड गेट है, ये और गेट है ना। तो एंड गेट जो होता है उसमें आएगा ये वाला जो Y इक्विवेलेंट आप निकालोगे ना, ये आएगा A.B, ठीक है, और प्लस B.C का पार आएगा। ठीक है, यहां से A आया, यहां से B आया। एंड क्या करता है बेटा, यही तो करता है, A.B करता है, और नैंड क्या करता है, B.C का बार करता है, और क्या करता है, और गेट क्या करता है बेटा, और गेट इन दोनों को क्या करेगा, ऐड कर देगा। अच्छा, इनको जो है कैसे लिख सकते हैं, ये जो B.C पावर लिखा ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, बस हो गया। अब यहाँ पे आप इनपुट देते जाओ, आपको आउटपुट मिलता चला जाएगा। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, इनपुट देते जाओ, आउटपुट आपको क्या रिस्पेक्टिव मिलता चला जाएगा। रखो भैया वैल्यू, पहला क्या है 0, फिर क्या है 0, हाँ यहाँ 1 रखो। A का वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, यहाँ काफी अच्छी जगह दी है, A.B प्लस B बार प्लस C बार। तो Y, A का वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, तो खत्म हो गया, प्लस B का वैल्यू 0, 0 का बार 1, प्लस C का वैल्यू 1, 1 का बार 0, 0, Y का वैल्यू क्या आ गया, पहला 1 आ गया, पहला 1 आ गया, ये तो 0 है, कैंसिल। B वाला भी ये 0 दिखा रहा सर, गया कैंसिल। C को छोड़ सकते हैं और D को छोड़ सकते हैं, परफेक्ट। हाँ, अब और सॉल्व करते हैं। अगर इसके आगे 1 आया, 2 तो कट गए, अगर इसके आगे 1 आया तो C आंसर, अगर 0 आया तो D आंसर। इससे ज्यादा मेहनत आगे नहीं करनी, हर यही सॉल्व करना है क्या, अकेला क्वेश्चन, बहुत सारे करने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये वाला हमने कर लिया है बेटा। अब क्या है 1, A का वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू B भी देखो भाई 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो पहला क्या आ गया 0, प्लस B का वैल्यू 0 का बार 1, प्लस C का वैल्यू 1 का बार 0, 1 आ गया।
बेटा 1 का मतलब ये वाला सी ऑप्शन। अरे वो नो, सी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करो आप इस क्वेश्चन को। मैंने लगभग लगभग 30 सेकंड के अंदर कर दिया होगा ये क्वेश्चन, आपको भी इतना नहीं करना है। पहले तो घबराना नहीं है, कितना बड़ा बड़ा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, बूलियन फॉर्म में लेकर आओ। ए डॉट बी आया, यहाँ से ये आया, दोनों ऐड हो गए। ठीक, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन। A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10, strikes the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted. ठीक है, impulse imparted. ओके, तो बेटा वेलोसिटी पहले तो निकालने। भाई साहब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी से टकरा रहे हैं, है ना? क्या होता है? √2g(h) होता है। अरे बोलो यही आएगा, बहुत आसान है। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? v² - u² = 2gh। इसकी वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि फ्री फॉल है, ऊपर से गिर रहा है ना? तो यही आएगा। रखो भैया, v की वैल्यू निकालने का √2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू क्या है? 10, 200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। इसको आप सॉल्व करो तो देखो बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो, तुरंत वहां मत पहुंच जाया करो। प्राइम फैक्टराइजेशन में से लाइन खींचिए और ऐसे लिखना चलोगे नहीं। 2 × 100, तो बेटा 100 का 10 बाहर और √2 हो गया, है ना? वेलोसिटी आ गई अपने पास। ठीक, अब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, टकराने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे। किसी एक को पॉजिटिव मान लीजिए आप, मान लो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। पहले वाली ये बाद में। ठीक है, अब डेल्टा पी निकाल। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? और थोड़ा इम्पल्स भी समझ लेते हैं, यहाँ तक आप साथ में हो तो ये भी सीख के जाओ। देखो, dp/dt न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि भैया मास वेलोसिटी माइनस, है ना? ये तो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, ये कहता है। ठीक है ना? पहले वाला ये सही है। तो अब आपको dp पूछा है, dp क्या हो जाता है? f × dt ये होता है, और यही वैल्यू को आप क्या कहते हो? इम्पल्स कहते हो। अब देखो, इधर वाला भी इम्पल्स है, वो f × dt भी इम्पल्स है। f × dt वाला केस ये नहीं है, ये डेल्टा p वाला केस है। क्या होगा? अब ये होगा कि डेल्टा p है m × v माइनस ऑफ v। अरे बोलो, ऐसे ही तो होगा, क्योंकि देखो मैंने बताया था v से आएगी और v से जाएगी, पर ये प्लस और ये माइनस, और हमें तो डिफरेंस निकालना। सो बेसिकली हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 2mv हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2v। तो इस तरीके से 2 रखो, वहां से रखो भैया, 1.15। ठीक, v का वैल्यू निकाला, आ गया 10√2। तो इस तरीके से आप इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे 4.2 kg/s। ये कर लीजिएगा आप कैलकुलेट, यही आएगा, है ना? ऑप्शन ए क्या है? 4.2 दिखेगा। चलिए 33, एलसीआर सर्किट दिया हुआ है जिसमें इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस सब दे दिया। 5 हेनरी, 40, ठीक है, 40 माइक्रोफैराड, वोल्ट सब दे दिया है। ठीक है, the angular frequency of the source which transferred is half the power at frequency। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ओमेगा आर क्या होगा? यही होगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की बात, √LC ही आएगा। ओमेगा क्या आएगा? √LC। देखो एल की वैल्यू क्या है? बोलो, क्या एल की वैल्यू 5 रखता हूँ, सॉरी 5, और इसकी वैल्यू क्या है? सी 80 माइक्रोफैराड। ठीक है, माइक्रो 10⁻⁻6। तो इसकी ओमेगा आर की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? अगर आ रही है 50 आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये -3 बाहर आ जाएगा, 8×5 अभी 40 होता है, तो 20 के टर्म्स में 1/50 आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है
अब क्या होता है कि ओमेगा जो होता है ना, वो होता है ओमेगा आर प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा, ये होता है। ठीक है, अब डेल्टा ओमेगा जो होता है वो होता है आर बटे 12। ठीक, डेल्टा ओमेगा क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट, आर बटे 12। आर की वैल्यू क्या, देखो 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 40, 2, एल का वैल्यू 5, अभी लिखा 5 8 40, 4 का गैप आ गया बेटा, ये 50 है। क्या है, 50। 4 प्लस माइनस लिखा ना, प्लस माइनस, तो आप +4 करोगे और क्या करोगे, -4 करोगे। अरे बोलो 54 और 46, 54 और 46। ठीक है, ऑप्शन बी इस तरीके से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 करेंगे। सो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, मास दिया हुआ उसका, और ये इस तरीके से बैलेंस कर रहा है कि 40 सेंटीमीटर स्केल पे लिखा हुआ है, 2 kg इस तरफ है, और यहाँ m मास है, ये m मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आइए करते हैं। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये कितना डिस्टेंस है, देखो 160 40 मतलब 100 क्या है, 20 सेंटीमीटर है ना। और आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास इस वेज का यही कहीं है, तो बेटा वो सेंटर पे आता है, इसको आप डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका की लाइन है। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट के ऊपर हम मूवमेंट जीरो करोगे। देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बना देता हूँ इस तरीके से, है ना। यहाँ क्या होगा, 2g होगा, राइट। ये अपना वेज का जो है ए पॉइंट हो गया। यहाँ पे होगा हमारा 500 बटे 1000, 0.5g, कितना होगा, आधा किलो, और ये होगा हमारा mg। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये 60 सेंटीमीटर निकाला मैंने, 40 + 60 मत कर देना, ये 60 ही सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 120 सेंटीमीटर है। इक्विलिब्रियम है नहीं होगा। सो मोमेंट ए के ऊपर आप क्या करोगे, जीरो कर दो। सो किस तरीके से घूम रहा है, 2g ऐसे घुमाना चाहेगा। सो 2g इंटू 20 इक्वल टू, बीच में जब भी आया तो आप इक्वल टू करिए, इधर आज साइड में लिखिए। अब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। सो 0.5g, ये दूरी कितना है, 60 सेंटीमीटर है, प्लस प्लस क्यों, क्योंकि ये भी इधर घुमाना चाह रहा है, mg इंटू इंटू 120। ठीक, बेटे जी उड़ाओ, ठीक है, ये 40 हो गया बेटे, ये 60। अब 0.5 मतलब 1/2 भी होता है, तो ये 30 हो जाएगा, और ये m इंटू 120, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 120 इंटू m। बेटा m इक्वल टू 10 बटे 120, दैट इज 1/12 kg। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, 35 वाला करते हैं। 35 क्वेश्चन ये है कि एक कार है बेटा जो कि रेस्ट पे थी, वो एक्सेलरेट करती है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से, टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे एक बॉल को बाहर फेंक दिया जाता है। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है भैया, ये गाड़ी ले लो, गाड़ी चल रही है, तो ये जो है 4 सेकेंड तक चली, तो वेलोसिटी तो निकाल लें हम लोग, इसके कितनी होगी, तो v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस at होता है, यही तो सीखा था हमने। u 0 है ना, रेस्ट एक्सेलरेशन 5 टाइम 4 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब इस बॉल को फेंका तो u नहीं सॉरी vx क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अब निकालना है कि 2 सेकेंड में, ये तो अब bc होगा बेटा, अब कांटेक्ट छूट गया, अब vx बदल नहीं सकता, कांटेक्ट अब छूट गया, अब सिर्फ vy बदल सकता है। ठीक है, तो vy निकालो, uy प्लस प्लस ही होगा gt, है ना। 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में कितने 2 सेकंड हुए, तो vy क्या होगा भाई, ड्रॉप हुआ, इसका मतलब u 0 हो गया, प्लस g का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू 2,
20 मीटर पर सेकंड, दोनों ही 20 आ गए सर। हाँ सही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ऐसे भी वेलोसिटी, ऐसे भी वेलोसिटी, क्या करेंगे, रिजल्टेंट अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, क्या होगा 20√2। अरे बोलो 20√2 सी। और क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। बेटा जब उसको ड्रॉप कर दिया है तो अब उसके पास में vx में कोई एक्सेलरेशन बचा ही नहीं, कांटेक्ट छूट गया है, कैसे लगाएगा एक्सेलरेशन, फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो अब उसके पास सिर्फ क्या है, g है, दैट इज 10 की g की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड। तो c की वैल्यू क्या है, करेक्ट आंसर c क्या है बेटा 20√2 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 36 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है भाई, देखिए v इक्वल्स टू क्या है, के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ से अच्छा 20, अच्छा सेम थे ये है ना, तो इसको 220 से कर दिया, के क्यू बाई आर हो गया, क्यू का वैल्यू निकालो आप यहाँ से 220 आर बटे की। तो बेसिकली चार्ज कितना है एक बॉल पे, ड्रॉप पे, 220 आर बाई के, ये के है के। अब आप ये देखो कि अगर इसका जो वॉल्यूम है उसको हमको, अब इसको वॉल्यूम देखिए, बड़ा वाला जो है v इक्वल टू 27 टाइम्स स्मॉलर, यही तो होगा। सो 4/3 बाई आर क्यूब इक्वल टू 27, 4/3 बाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 बाई 4/3 बाई कैपिटल आर। बेटा किसका क्यूब होता है 27, 3। सो मतलब अब जो बड़ा वाला बना है उसका रेडियस कितना है बेटा 3r है, कितना है 3r है। और अब ये जो इसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब लास्ट एक स्टेप बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं। v क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर, यही होगा के क्यू बटे आर। के की वैल्यू क्या होती है रख दो, और उसके बाद 9 इंटू 9 होती है, इसको रख दो। कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होती है 27। ठीक है, एक काम करो ना, के की वैल्यू मत पुट करो, कैंसिल आउट हो जाएगी के। ठीक है, 27 इंटू स्मॉल क्यू, बड़ा स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है 220, है ना, स्मॉल आर, और बाई क्या है के। तो हमने इन दोनों की वैल्यू तो पुट कर दी। अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 3 इंटू आर। ठीक, कैंसल आउट करते समय ध्यान दे आर से आर, बस अब सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना। 3 9 27, ठीक। सो बेसिकली बचा क्या आपके पास 2 2 0 9 2 18, 9 2 18 90। 1980 में पता नहीं कौन जीता था। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 1920। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 की ओर बढ़ते हुए, सो बेटा कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस रेडियस r1 r2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन, देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। r1 बड़ा है r2 से, द म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस m बिटवीन देम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 ठीक है, दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, r1 r2 है, r1 इज ग्रेटर देन r2 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस m है। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ना 2r कर दीजिएगा, और वो भी 1 वाला, क्योंकि हम लोग b की बात कर रहे हैं। अब जो phi 2 होता है,
बी इंटू ए होता है, फाई टू क्या होता है, बी इंटू ए होता है। अब इसमें आप यूज करो क्या, बी का वैल्यू, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई बटे आर वन। और एरिया किसका है, फाई टू, मतलब कि एरिया टू का मतलब पाई आर टू स्क्वायर। एरिया तो सेकंड का है ना, क्योंकि पाई टू आप ले रहे हो, तो एरिया किसका लोगे, टू का लोगे, और बी क्या लोगे, वन का लोगे, ठीक है। तो इतना वाले तो आपके पास आ गया। अब एम क्या होता है, पाई बटे आई होता है। एम क्या होता है बेटा, फाई डिवाइडेड बाई आई होता है। सो आप एक काम करो, यहाँ पे फाई टू का वैल्यू यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्लेस करोगे तो म्यू नॉट आई पाई आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर वन मल्टीप्लाइड बाई आई, तो आई से आई तो यू भी चला गया। और ये आपसे सिर्फ और सिर्फ आर टू और आर वन में पूछ रहा है, इसका मतलब आर टू स्क्वायर बटे आर वन, आर टू स्क्वायर बटे आर वन, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 37 भी कंप्लीट हो गया, आइए 38 की तरफ बढ़ते हुए। ये क्वेश्चन जो है ये मॉड्यूल में, ये क्वेश्चन जो है ये पी वाई क्यू है, ग्रेविटेशन है ना ये, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको यही ध्यान देना, अगर हमको कह रहा है कि यहाँ था फिर वहां चला गया, तो इसको यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए हमें कुछ एनर्जी भी लगी होगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि चला जाएगा आराम से, रेडियस आर है। तो इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, शायद यही दी हुई है वी स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू रख देती, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्या होती है, माइनस जी एम एम कैपिटल एम बाय आर, यही होती है ना, ठीक। और ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है इतनी थी यहाँ पे, फिर ये कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो आप ऊपर चले गए तो आप किससे इक्वेट करोगे, पोटेंशियल से। यहाँ जाके रुकी है तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी में। सो माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। मान लो एच हाइट ऊपर गया है तो आर प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना बेटा, एम बढ़ाओ पहली फोर्स, फिर वी स्क्वायर बटी दो माइनस जी एम, ठीक है। इसको ना आप राइट हैंड साइड ले आओ, ठीक है, सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। इक्वल टू, ठीक, जी कैपिटल एम बाय आर माइनस जी कैपिटल एम बाय आर प्लस एच, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं ना, वी का वैल्यू के ही रख दो, वी का वैल्यू के, सो के स्क्वायर वी ई स्क्वायर बटे दो जी एम, आगे बाहर 1/r माइनस 1/r प्लस एच। अब बेटा यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप के ए का वैल्यू रख दो, आंसर आपका फॉलो करेगा। देखो के स्क्वायर हो गया बाई टू, वी ई का वैल्यू होता है हमारे पास में ठीक है, अंडर रूट 2g बाय आर होता है, ठीक। इसको यहाँ पे आप रख दो, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम बाई आर, अच्छा टू भी है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जीएम वाला इशू है ये मतलब क्रिएट हो जाएगा, सॉरी रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, जीएम कैंसिल आउट, ये दोनों चला गया। और आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट, ये एच निकालना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, एच निकल जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर आएगा बेटा सी, आर के स्क्वायर बाई 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। इतना सॉल्व कर लेना, थोड़ा जगह की कमी। चलिए 38 करेंगे, सॉरी 39 करेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे बेटा देखिए, आप फोर्स दिया हुआ है आपको क्यू वी क्रॉस ई, क्यू की वैल्यू 1, वेलोसिटी और फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्स है अपने पास में 4 बेटा, यहाँ पे दिया है 4 आई कैप माइनस 20 जी कैप और प्लस 12 के कैप, है ना। और क्यू की वैल्यू तो 1, यहाँ पे है 2 आई कैप प्लस 4 जी कैप और प्लस 6 की कैप, और क्रॉस बी दिया हुआ है आपको, सो बी आई कैप और प्लस पी जी कैप और प्लस बी नॉट की कैप,
तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 4b0 माइनस 6bi कैप माइनस 2b0 माइनस 6bj कैप और प्लस माइनस 2bk कैप है ना। और इधर क्या है, 4i कैप है माइनस 20j कैप है और प्लस 12 क्या है। इसको आप कंपेयर करो बेटा, b का वैल्यू आएगा आपके पास में -6 और b0 का वैल्यू आएगा आपके पास में -8। ठीक, ये आएगा और इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, a आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि b देखिए यहाँ पे 2 बार b है तो -6 और b0 है माइनस, तो 39 हो गया बेटा। आइए 40 करते हैं। 40 क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर रिंग है, मास m की रेडियस r, so an arc corresponding to 90 degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining part passing through the center, ठीक है, प्लेन रिंग इज k टाइम्स mr², तो k का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो रिंग कह रहा है कोई रिंग है, कैसे करके ऐसे, इसका मास m था, अब ये कह रहा है कि 90 डिग्री बनाते हुए इतना हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो 360 डिग्री टोटल होता है बेटा। 90 डिग्री उड़ा रहे 9/4, इसका मतलब होता है बेटा कि 1/4 पार्ट क्या हुआ है, रिमूव, बचा कितना है 3/4 ऑफ मास, और इसका होता क्या है mr², 3/4 mr²। अब k टाइम्स कह रहा था बेटा, k का वैल्यू क्या हो गया 3/d, ऑप्शन इज द राइट। ठीक, आगे 41 क्या कह रहा है बेटा आपसे, 41 कह रहा है कि हमारे पास में de Broglie wavelength of proton, neutron, alpha if they are accelerated to the same potential difference। ठीक है, तो प्रोटॉन का क्या है, यहाँ प्रोटॉन लिख लेता हूँ मैं, यहाँ न्यूट्रॉन लिख लेता हूँ, तो यहाँ अल्फा। ठीक है, तो इसका मास m, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज q, न्यूट्रॉन में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स mp, और क्योंकि 2 है इसलिए 2q हो गया, और अल्फा का तो बेटा सबको पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 है ना, और 2q बस। अब लैम्डा क्या होता है, h/√2m av है ना, 2m qv होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, एक्सेलरेट में सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम हो गया, मास और लैम्डा पे डिपेंड कर, मास और क्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो बेटा बॉम्बे आंसर आपका आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो लैम्डा निकालना बेसिकली h/2v कट जाएगा, अंडर रूट में mp है, आप इसको रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा इजी। 42 कह रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज E। ठीक है बेटा, E क्या होता है 3/kT होता है, मतलब E किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। ठीक है, तो अगर सेम टेम्परेचर है तो इसका भी क्या होगा, E ही होगा बेटा, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो 42 का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, E हो जाएगा। 43 parallel wires carrying current in the same direction attract each other due to magnetic force। सही बात है, two electrons being moving parallel to each other repel each other due to electric force। बड़ा ये भी सही बात है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं करेगा, बाउंड नॉट। ठीक है, 43 हो गया। 44 में बढ़िया क्वेश्चन है। 44 में क्या हो रहा है कि आपसे कह रहा है एक स्मॉल ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन लेस होगा तभी। ठीक है, Sn पूछ रहा है, Sn इज द डिस्टेंस, और n-1 से लेके n सेकेंड तक गया, मतलब 1 सेकेंड गया, Sn/Sn+1 का रेशियो पूछ रहा है। बेटा डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वाला तो दिक्कत ही नहीं। तो S होता क्या है, u/2 प्लस, बोलो u/2 u
u प्लस a बाय 2 2n-1। ठीक, तो यहाँ पे भी हम यही लगाएंगे। तो देखिए u तो दोनों में 0 और a क्या है बेटा, g साइन थीटा हो जाएगा बाय 2 2। ठीक है, n-1 ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या रहेगा, g साइन थीटा बाय 2 ब्रैकेट 2 n प्लस 1 माइनस 1। इस तरीके से आप सॉल्व करें, ये पूरा कट। ठीक है, और ये आंसर आपका आ जाता है 2n-1 बाय 2n प्लस 1। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 45th। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन सी होती है, ये वाली होती है, अंडर रूट 3RT बाई m। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडल गैस कौन सा होता है बेटा, ये हम केटीसी जब पढ़ाते हैं ना उसमें आता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, बॉम्बे। उसके बाद में क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बेटा ये वाला है, हमको पता है 3/2 kT। उसके बाद में डी है टोटल एनर्जी ऑफ, देखिए ये F/2 μRT, इस तरीके से आप करिए, डाया है ना, तो F का वैल्यू 5 है ना, और RT बाय 5RT/2, ये वाला हो जाएगा कटी। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, बॉम्बे। 46 इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कनेक्टेड, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बेटा मतलब कि 0.25 है ना, तो 0.25 मतलब R/4 है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा, R का वैल्यू आई थिंक 1 आना चाहिए। अब इसी को सीरीज में आप लगाओगे ऐसे 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 ऐसे, तो R 1 + 2 + 3 मतलब 4 हुआ जाएगा। कौन सा आंसर हो गया, सी हो गया। ठीक, वेरी वेरी इजी। 47 a convex lens A focal length 20 and concave lens B focal length 5 kept at a long axis D between them, parallel move light AA leaves B parallel। तो बेटा इसका मतलब समझ रहे हो कि ये पैरेलल ही आया। इफ अ पैरेलल बीम at falls on A leaves B as parallel beam, इसका मतलब D क्या हो जाएगा, दोनों फोकल लेंथ का डिफरेंस हो जाएगा। 20 किसका है, कॉन्वेक्स का, और ये कितना है 5, तो 15, कितना 15 सेंटीमीटर। 48 क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया एक क्वेश्चन आ गया है एंड में, बढ़िया क्वेश्चन है 48 में हुआ क्या कि पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट s from the surface of the earth at a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy। the height from the surface of the earth ये निकालना है, ठीक है, and the speed of the particle at the instant are respectively। ठीक, respectively। चलिए करो भाई इसको। क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ था, इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है, यही डिस्टेंस आपकी क्या है, s कहा गया। लेकिन ये जब थोड़ा नीचे आया, ठीक है, ये यहाँ कहीं था, इसकी वेलोसिटी v हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, y डिस्टेंस हो गई, है ना, y डिस्टेंस हो गई। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे ये जो y है वो क्या है। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसका स्पीड निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये लगाओ कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2gS, बेटा ये वाले डिस्टेंस अब हम लोग लेंगे s माइनस वाई, है ना, इनिशियल तो 0, तो वो v स्क्वायर क्या आ गया 2g, है ना, s माइनस वाई का क्या रूट। तो ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वेलोसिटी। अब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बिकेम 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा यहाँ क्या है, हाफ mv², ये है 3 टाइम्स पोटेंशियल mgy। अरे बोलो y, अब तो यहाँ से दूरी देखेंगे ना, y आएगा। ठीक है, इसमें रिलेशन निकालो आप, तो m से m चला जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, v²/6 इज इक्वल्स टू g/, तो y की वैल्यू क्या आ गई, v²/60 आ गई, v²/60 आ गई। ठीक है, तो y अगर हमारे पास आ गया है, उसको उठा के बेटा हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो y हट जाएगा और b और g और इसके बीच में रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो रखिए बेटा फिर यहाँ पे
या फिर वी स्क्वायर को आप वहां रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वी स्क्वायर रख देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, वी स्क्वायर दैट इज 2g s माइनस वाई बाय 6 जी से जी चला गया, इससे ये चला गया 3, सो 3y इज इक्वल टू s माइनस वाई। बेटा ये इधर 4 मतलब y का वैल्यू s बटे 4, कितना आ गया s बटे 4। ठीक, अब ये कह रहा है कि स्पीड भी बता दो, जब s आ गया है तो इसमें रख दो, क्या ही दिक्कत है। अंडर रूट 2g s माइनस s बाई 4, मतलब टोटल में से आप 1/4 हटाना, मतलब 3/4, मतलब 3/4, तो यहाँ क्या आएगा 3/4, ठीक है, किसका s का, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक, और यही आपका आंसर होगा अंडर रूट 3g s बाई 2। कोई कंफ्यूजन नहीं, रूट 2 अंदर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, रूट 2 अंदर है। 48, ठीक है बेटा 48। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें या इसमें जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये वाला भी नहीं, इन दोनों में जो भी रूट के अंदर है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये करेक्ट है, और अगर ऐसा है तो ये करेक्ट, वो आंसर की मैं आपको दे दूंगा। चलिए, so a dipole is placed in an electric field as shown, in which direction will it move। ठीक है, सो बेटा आप लोग ये चीज ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दूर जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे दूर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ कम होती है वहां वो वीक होता है, इसका मतलब वो वीक कहाँ, इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कहाँ है बेटा, यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला वीक है, तो ये डोमिनेट हो जाएगा। कौन डोमिनेट हो जाएगा, ये वाला डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यू क्या होता है बेटा, माइनस पी कॉस थीटा टाइप का होता है, ठीक है ना। अच्छा एंगल क्या है बेटा, पाई एंगल है, पाई पाई क्या एंगल है, वो 180, कॉस पाई क्या होता है माइनस, तो यू का वैल्यू क्या आ जाएगा पी, मतलब ये टुवर्ड्स द राइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। भाई पोटेंशियल एनर्जी जितना नेगेटिव उतना अच्छा बात होता है, स्टेबल होता है, पॉजिटिव आ डिक्रीज हो, 49 का क्या होगा आ मेरा। सो आइए बच्चे हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या होगा कि 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, रेडिया r1 r2, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, तो सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 निकालना है, कनेक्ट किया ना बेटा, तो v1 v2 के बराबर हो गया, k q1 बाय r1 इज इक्वल्स टू k q2 बाय r2 हो जाएगा। आप एक काम करो, यहाँ r1 मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो गया r2, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो गया कि k बेटा लिखा हुआ है, अब इस k को आपको क्या करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 r1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा q2 r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r2 स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बेटा q1 बाय ये जो वैल्यू है यही तो सिग्मा हुई, तो इसलिए सिग्मा 1 r1 सिग्मा 2 r2 सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 r2 बटे r। सो इस तरीके से इसका आंसर ये आ गया ना। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए हो बेटा। थैंक यू।